Yes, children, we start the next AC circuit in continuation, that is the circuit containing capacitor only. We are discussing AC circuits. In the first AC circuit, that we have connected a pure resistor across the source of alternating EMF. In circuit number 2, we have connected pure inductor across the source of alternating EMF, and then we have found the relation between current and voltage. How current varies with time, what the phase difference between the voltage and current, which is the opposing component in case of R only, in case of N only. Now in continuation, we take the another circuit, circuit number 3, AC circuit containing C only. Now we have a pure capacitor which is connected across a source of alternating EMF. This is capacitor and this is E is equal to E naught sine omega t, and this is alternating EMF. Alternating. देखिए बच्चों, बड़ा इंटरेस्टिंग रिजल्ट आता है जब हम डीसी में पढ़ रहे होते थे। तो डीसी में तो आपने रिजल्ट बिल्कुल डिफरेंट टाइप के पढ़े थे। कैपेसिटर था, उसको चार्ज किया था, कितना पोटेंशियल डिफरेंस आता है अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर, विच इज द पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड जस्ट बिकॉज ऑफ द बैटरी और द सेल अक्रॉस इट। ऐसे यहाँ पर भी आपने एसी सोर्स कनेक्ट किया है, एंड दिस इज ए प्योर कैपेसिटर. It is a pure capacitor. So how much potential difference we have read across the plates of a capacitor? That is Q upon C. That is Q upon C. And if Q is the charge on the plates of the capacitor of capacitance C, then potential difference across it will be Q upon C at any instant. And this potential difference will be given by this expression. भाई कहाँ से आ रहा है पोटेंशियल डिफरेंस? अप्लाइड सोर्स ऑफ ईएमएफ से आ रहा है. तो जितना सोर्स ऑफ ईएमएफ होगा वही क्या लगेगा, इसमें अप्लाइड पोटेंशियल लगेगा. तो बच्चों सबसे पहले आपने क्या मान लिया? लेट C is capacitance of the capacitor. Capacitor, right? The potential difference across the plates of the capacitor, ये आप पढ़ के आए हैं, कैपेसिटर V is equal to Q upon C. इट इज इक्वेशन नंबर 2. बोलो बात समझ आई कि नहीं? अब देखिए यहाँ से दो रास्ते हैं. हम एक तो किरचॉफ लॉ लगा सकते हैं. किरचॉफ लॉ क्या पढ़ा था आपने? समेशन डेल्टा V इक्वल टू क्या पढ़ा था? 0 पढ़ा था. ठीक है ना? समेशन डेल्टा V कितना पोटेंशियल होगा? यहाँ बताओ कितना है? E है. इसका पोटेंशियल कितना है? Q बाई C है. तो E माइनस Q बाई C इज इक्वल टू क्या आना चाहिए? 0 आना चाहिए. एक कॉन्सेप्ट हो गया. दूसरा कॉन्सेप्ट इसमें आप डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं. क्या डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हैं? आपने क्या पढ़ा था? ये कोई कैपेसिटर, यहाँ आपने लगाया है सेल, तो बड़े पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस इट्स, जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के क्रॉस है, जो पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के अक्रॉस है, टर्मिनल्स के अक्रॉस सेल के, सेम पोटेंशियल यू विल गेट अक्रॉस दीज टू प्लेट्स. पॉजिटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द फर्स्ट प्लेट, नेगेटिव टर्मिनल इज कनेक्टेड टू द सेकंड प्लेट. तो जो पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ बैटरी के दोनों टर्मिनल्स के बीच है, सेम पोटेंशियल डिफरेंस यू विल गेट अक्रॉस द प्लेट्स ऑफ द कैपेसिटर. सो वी कैन अप्लाई नाउ. सो नाउ E is equal to Q by C, और I can write Q is equal to C into E. ठीक है? ये तो E हो गया अप्लाइड पोटेंशियल डिफरेंस एट एनी टाइम, और ये क्या हो गया? Q by C होना चाहिए. ये कॉन्सेप्ट आप डीसी में पढ़ के आए थे. इस कॉन्सेप्ट को इसके साथ आपने रिलेट कर दिया बच्चों. पहले डीसी में अप्लाई करते थे, अब किस में कर दिया हमने? एसी में कर दिया. चलिए अगला स्टेप लीजिए. अब अगला स्टेप क्या लोगे? दैट इज C और Q is equal to C, E is equal to E naught sin omega t. Equation number 3. What is our objective? Our objective is to find current. Voltage is given, alternating EMF is given, and we have to find the expression for current so that we can compare current with voltage. ठीक है ना? कौन आगे है, कौन पीछे है, कितना फेज डिफरेंस है, कितना इसमें टाइम डिफरेंस है, कितना पाथ डिफरेंस है, वो सब कुछ इसमें निकालते हो. अब ये तो चार्ज आपके पास है, चार्ज को करंट में कैसे कन्वर्ट करेंगे? नाउ करंट I is equal to और ये देखिए ऑसिलेटिंग चार्ज है, साइन की फॉर्म में है, तो इसका मतलब करंट भी किस में आएगा? साइनसॉइडल फॉर्म में आएगा. I is equal to dq by dt and that is equal to d upon dt C E naught sin omega t. This is the expression. Is equal to, let me write in this way, sin omega t d upon dt sin omega t C E naught. What is sin omega t? Differential of sin omega t, that is cos omega t, and what is of omega t into omega. So I must write like that, or
I is equal to E naught upon omega c, not omega c, that is 1 upon omega c, 1 upon omega c cos omega t. इक्वेशन नंबर 4. व्हाट हैव वी डन नाउ चिल्ड्रन? हमने क्या किया? देखिए ई नॉट को हमेशा, हमें तो करंट चाहिए, दो चीजें हैं, करंट चाहिए और करंट के साथ साथ वो अपोजिंग कंपोनेंट चाहिए जो करंट का अपोज करेगा. तो करंट का अपोज कौन करेगा? जो ई नॉट को डिवाइड करेगा. और ई नॉट का यहाँ तो ओमेगा इंटू सी किसमें है? ओमेगा इंटू सी किसमें है? मल्टीप्लीकेशन में है. तो क्या हम इसको ओमेगा इंटू सी को ये नहीं लिख सकते 1 अपॉन ओमेगा सी? तो ये जो 1 अपॉन ओमेगा सी है ये ऊपर जाने के बाद क्या बन जाएगा? ओमेगा सी बन जाएगा. इसको हमने ऐसे लिखा. और क्यों लिखा हमने ऐसे? कि हमें ये टर्म समझ आई, दिस टर्म इज द अपोजिंग कंपोनेंट किसके लिए? फॉर द फ्लो ऑफ करंट इन द सर्किट. और ये cos ओमेगा टी इसको भी बदलना पड़ेगा, इसका भी आपको नामकरण करना पड़ेगा, इसका नाम रखना पड़ेगा. तो देखिए हम कैसे लिखेंगे इसमें. नेक्स्ट इज और I इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन, इसको लिख रहे हैं हम एक्स सी. ठीक है, x अननोन वैल्यू होगी कोई भी, और c किसकी वजह से है? कैपेसिटेंस की वजह से है. और इसको हम लिख रहे हैं साइन दैट इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. ओके, अच्छा क्यों लिखा आपने? देखो ऐसे ओमेगा टी प्लस पाई 2. व्हाट इज साइन 90 प्लस थीटा? दैट इज इक्वल टू कॉस थीटा. व्हाट इज साइन पाई बाई 2 प्लस ओमेगा टी? दैट इज इक्वल टू कॉस ओमेगा टी. व्हाई वी हैव कन्वर्टेड कॉस इनटू साइन? बिकॉज़ वी वांट टू कंपेयर इक्वेशन 1 of alternating voltage with the equation of alternating current. So you can compare sine with sine function. So this is the voltage in the form of sine function, this is current in the form of sine function. So this is xc, or I can write I equals to I naught sine omega t plus pi by 2, where I naught is equal to E naught upon xc, and what is xc? 1 upon omega c, and omega as we know 2 pi mu c. 2 pi mu c. These things we have written. E naught is the peak value, xc is the value of this 1 upon omega c. 1 upon omega c is replaced by xc, and what is the name of this xc? I can write here. C is the capacitance, and xc is the reactance. Reactance means the nature to oppose, tendency to oppose. ये अपोज करेगा, किसका अपोज करेगा? करंट का अपोज करेगा. कैसे पता लगेगा अपोज करेगा? E नॉट अपॉन एक्स सी होगा रिएक्टेंस. और किसकी रिएक्टेंस है? इन द रिएक्टेंस ऑफ कैपेसिटेंस. सो इट इज कैपेसिटिव रिएक्टेंस. क्या कह सकते हैं? कैपेसिटिव रिएक्टेंस. जैसे देखिए सबका नाम है, बड़ा कॉमन सा नाम है बच्चों. फिजिक्स में जितने भी हम नाम रखते हैं तो उनके पीछे कोई लॉजिक होता है. लॉजिक क्या? पहला लॉजिक तो ये है कि उनके पीछे काम होना चाहिए. दूसरा क्या है? उसके पीछे एक सिमेट्री भी आनी चाहिए. लॉजिक में देखो सबसे पहले आपने क्या लिखा था? रेजिस्टेंस. फिर क्या लेते हो आप? कैपेसिटेंस. देन वी हैव डिस्कस्ड इंडक्टेंस. अब हम रेजिस्टेंस तो इटसेल्फ इज गोइंग टू अपोज द करंट. But here capacitance itself is not opposing, inductance itself is not opposing. कैपेसिटेंस के साथ साथ क्या लगा हुआ है? ओमेगा भी लगा हुआ है. ओमेगा द एंगुलर फ्रीक्वेंसी. सो द कंपोनेंट व्हिच इज अपोजिंग द फ्लो ऑफ करंट दैट इज ओमेगा इनटू सी. और अपोज करने का मतलब या तो रेजिस्ट करना हो गया. सो रेजिस्ट वर्ड इज जस्ट रिजर्व फॉर किसके लिए? रेजिस्टर. जो रेजिस्टर होता है, कंडक्टर होता है, उसके लिए कर दिया है. और अगर यहाँ इंडक्टर या कैपेसिटर अपोज करता है तो उसके लिए नई टर्म आपको लेनी पड़ेगी. तो उसके लिए हमने टर्म यूज की रिएक्ट करना. रिएक्ट इज आल्सो द सिनोनिम ऑफ रेजिस्ट और टू अपोज. रिएक्ट. और देखिए सब में एएनसी लगा हुआ है. जैसे इंसान का कई बार गोत्र नहीं होता है कि उनका सबके खानदान का एक ही गोत्र लगा होता है, ऐसे ही ये मान लीजिए कि सदे के परिवार है, खानदान इन सबका गोत्र बना हुआ है. एएनसी सब में लगाते हैं. ठीक है, तो आगे सिमेट्री बनी रहेगी. और किसका पोजीशन है? कैपेसिटिव. सो इट इज द कैपेसिटिव रिएक्टेंस. So name is capacitive reactance, function is to oppose the current, and the value is 1 upon omega c or 1 upon 2 pi mu c, where c is the capacitance and omega is the angular frequency. So this is the capacitive reactance. It is equation number 7 and it is equation number 8. Okay. This is the expression for current, and now this is the expression for voltage. Obviously it is the sinusoidal form of the electric current, means it is the AC, alternating current. So this is alternating current, this is alternating voltage. We have to compare these two. हमें इक्वेशन 1 को इक्वेशन 6 से कंपेयर करना है. फ्रॉम इक्वेशंस 6 and 1, फ्रॉम इक्वेशंस 1 and 6 it is evident that क्या एविडेंट होगा बच्चों? इसमें देखिए यहाँ साइन ओमेगा टी और ये क्या है? साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2. प्लस पाई बाई 2 मीन्स करंट में एंगल पाई बाई 2 ऐड हो गया है. एंगल पाई बाई 2 ऐड होने का मतलब पाई बाई 2 लीड कर गया है.
माइनस होता है तो लैग्स बिहाइंड, ऐड होता है तो पाई बाई टू, और अगर सेम रहता है तो नाइदर लीड्स नॉर लैग्स बिहाइंड. सो आई कैन से इट इज एविडेंट दैट द करंट लीड्स वोल्टेज कितना बाई फेज एंगल पाई बाई टू, और वोल्टेज विच वोल्टेज एसी वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई किससे हो गया फेज एंगल पाई बाई टू, फेज एंगल पाई बाई टू, ये बन गया बच्चों फेज एंगल पाई बाई टू. तो वोल्टेज लैग्स बिहाइंड है, किसको लैग्स बिहाइंड है, वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट, या तो ये कह दीजिए कि करंट वोल्टेज से पाई बाई टू फेज एंगल लीड करता है, या ये कह सकते हैं वोल्टेज लैग्स बिहाइंड करंट बाई फेज एंगल पाई बाई टू. तो पाई बाई टू के फेज एंगल में वोल्टेज पीछे है, करंट आगे है, करंट इससे आगे जा रहा है. तो ऐसे केस में आपने ये तो लिखा मैथमेटिकल इक्वेशन, ये लिखा आपने लैंग्वेज में, इसके बाद आप एक और डायग्राम बनाते हैं. कौन सा डायग्राम, फेजर डायग्राम बनाते हैं. फेजर डायग्राम में क्या होता है, फेजर डायग्राम में देखिए हमारा जो डायग्राम था फंडामेंटल डायग्राम वो ये था, ई के लिए तो ये बनाते थे, ये ई नोट हो जाता था ओ ए पॉइंट, और ये आप ओमेगा ले लेते थे, और यहाँ से अगर हम इसका परपेंडिकुलर ड्रॉ करें ए बी कर दीजिए, तो ये ए बी की वैल्यू कितनी आती है, ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये आता है ना, ई नॉट साइन ओमेगा टी. सो व्हाट इज ओबी, ओबी रिप्रेजेंटेड बाय ई नॉट साइन ओमेगा टी, ये वैल्यू ई नॉट होगी. ठीक है, ई नॉट का एक कंपोनेंट कॉस और वर्टिकल कंपोनेंट कितना हो गया, साइन हो गया. अब करंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, करंट ओमेगा टी है बच्चों, ये करंट को कैसे रिप्रेजेंट करें, करंट इससे पाई बाई टू लीड लेता है. तो देखो लीड का मतलब हमने बताया था ये एंगल होते हैं, इधर के एंगल तो होते हैं पॉजिटिव एंगल, और इधर के एंगल कैसे होते हैं नेगेटिव. तो लीड करने वाला एंगल कौन सा है, पॉजिटिव, प्लस पाई बाई टू है. तो जितना अगर ये एंगल यहाँ तक है इसमें पाई बाई टू और ऐड कर दो, इस लाइन में पाई बाई टू ऐड करेंगे तो कौन सी बनेगी, ये वाली लाइन बनेगी. इस वाली लाइन में पाई बाई टू ऐड करेंगे तो कौन सी बन जाएगी, ये वाली वैल्यू बनेगी. तो देखो ये लाइन है, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं, ई नॉट, कोई फेजर है मीन से वेक्टर है ई नॉट, इसको लीड करने वाला करंट कौन सा होगा, पाई बाई टू एंगल बना दो इस पर. तो यहाँ से एक लाइन आप ड्रॉ करें और ये एंगल कितना बना दें, पाई बाई टू बना दें, पाई बाई टू. सो दिस इज ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, और ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, इट विल रिप्रेजेंट आई नॉट, और ये आई नॉट का परपेंडिकुलर यहाँ डाल देते हैं, ये बन जाएगा सी बन जाएगा, ये टर्म सी बन जाएगी. तो व्हाट इज दिस ओसी, नाउ ओसी इज इक्वल टू आई नॉट, क्या बनेगा, साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू, ये होगा, ये बन गया, दिस इज ओसी. तो आप फेजर में कैसे दिखाएंगे, ये जो आपने ओसी जिसको आप कह रहे हैं ये ओसी है, तो बेसिकली ये क्या हो गया, आई हो गया, सो दैट इज इक्वल टू आई, और ओबी किसके इक्वल हो गया, ई के इक्वल. तो ये ई नॉट हो गया, ये आई नॉट हो गया, ये इसका कंपोनेंट क्या हो गया बच्चों, व्हाट इज दिस कंपोनेंट, दैट इज ई नॉट साइन ओमेगा टी, और ये इसका आई नॉट का कंपोनेंट आ जाएगा, और आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई टू. ठीक है, तो बताइए कितना फेज डिफरेंस है इसमें, तो फेज डिफरेंस हो गया ई नॉट में और आई नॉट में, दोनों में फेज डिफरेंस होगा. और कितने का फेज डिफरेंस हो गया, पाई बाई टू का हो गया. तो ई नॉट से और पाई बाई टू में भी वोल्टेज से करंट कहाँ है, आगे है. तो देखो आगे दिखाया, इधर का एंगल एंटी क्लॉकवाइज वाला कैसा होता है, पॉजिटिव होता है. बना लीजिए ग्राफ. नेक्स्ट इज ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. ग्राफ यहां बना देते हैं, चलिए ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन. अगर हम ग्राफ बनाएं तो कैसे आएगा ग्राफ, ग्राफ देखिए ग्राफ इस तरीके से आएगा. सबसे पहले तो आप वोल्टेज का बना देते हैं ग्राफ, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है. तो ओमेगा टी ले लेते हैं, इधर आप ई ले लेते हैं, और ये वैल्यू कौन सी आती है, कोरेस्पॉन्डिंग ई नॉट आ जाती है. आई का ग्राफ कैसे बनाना है, पाई बाई टू लीड का रखा है, ये वैल्यू अभी जीरो है. तो जब अभी वोल्टेज जीरो है यानी कि करंट कहीं उससे आगे है, करंट मैक्सिमम पर है, तो बच्चों करंट का जो ग्राफ आएगा वो ये आएगा. ये ग्राफ आएगा, ये वैल्यू कौन सी है, आई नॉट है. जब t इक्वल टू जीरो है तो वोल्टेज अभी जीरो है, करंट अभी मैक्सिमम पर पहुंच गया है. उसके बाद जब करंट यहां से घूम के मैक्सिमम पर जाएगा तो उसके बाद ये वैल्यू जो आएगी यहां से ये वैल्यू आएगी, और इस वैल्यू पे क्या हो जाएगा, द करंट विल बिकम जीरो. तो करंट पाई बाई टू आगे चलता रहेगा. सो पाई बाई टू का हमने टाइम डिफरेंस कितना बताया था, ये तो हो गया फेज डिफरेंस. टाइम कितना डिफरेंस हो गया, टी बाई फोर, और साइकिल का कितना डिफरेंस आएगा, 1/4 ऑफ द साइकिल. तो अगर पाई बाई टू का फेज डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस हो पाई बाई टू, फेज मींस डायरेक्शन, ठीक है. टाइम का कितना डिफरेंस है, टी बाई फोर, एंड साइकिल का कितना डिफरेंस है, 1/4 ऑफ अ साइकिल. सो दिस जो डॉटेड लाइन है ये आई को रिप्रेजेंट करती है, और ये किसको रिप्रेजेंट करती है, ई को, इन केस ऑफ अ प्योर कैपेसिटर इन द सर्किट. तो जो प्योर कैपेसिटर यहाँ सर्किट में हमने लगाया है, उस प्योर कैपेसिटर में ये फेज डिफरेंस हो गए.
So this is phasor diagram, this is graphical representation, it is mathematical equation 1 and equation number 6. These two are the mathematical expressions for voltage and current, and this is the language which represents voltage leads current by phase angle pi by 2. ये सारी बातें हमने बता दी, और इसका एक सिंपल डायग्राम भी हम बता सकते हैं. अगर करंट को आप इसी डायरेक्शन में ले रहे हैं तो इस डायरेक्शन में आप E इंटू सी और V इंटू सी कुछ भी लिख सकते हैं. तो ये एंगल कितना हो गया, पाई बाई 2 हो गया. अब देखिए ये जो एंगल बनेगा इधर से, ये पाई बाई 2 लेग्स बिहाइंड वाला बनेगा. क्यों, यहाँ से एंटी क्लॉकवाइज एंगल कैसा होता है, पॉजिटिव. तो अगर वोल्टेज लीड करता तो इधर वाला एंगल था, और अगर लेग्स बिहाइंड तो किधर बनेगा, नीचे वाला बनेगा. ये डायग्राम भी आप बना सकते हैं. This diagram is as per these two equations, and this is again the phasor diagram or the vector diagram to represent the phase relation between current and voltage. बोलो बात समझ आएगी बच्चों. तो ये आपका कौन सा सर्किट हो गया, दिस इज सर्किट नंबर 3 which contains the pure capacitor. प्योर कैपेसिटर इसमें लगा हुआ है. अब बच्चों हमारे पास कितने सर्किट्स हमने डिस्कस किए, हाउ मेनी सर्किट्स वी हैव डिस्कस्ड टिल नाउ. वी हैव डिस्कस्ड फर्स्ट वन containing R only, second one containing L only, third one containing C only. अब हमें ग्रुप डिस्कस करने हैं. अब ग्रुप क्या क्या बन सकते हैं, देखो इसी सर्किट्स में. फर्स्ट ग्रुप हो सकता है जिसमें L और R दोनों हो जाएं, RL सीरीज सर्किट हो जाए सीरीज में. दूसरे वाला RC सीरीज सर्किट हो जाए, R और C कनेक्ट हो. थर्ड वाले में L और C कनेक्ट हो सीरीज में. और लास्ट वाले में ये भी हो सकता है L, C एंड R तीनों सीरीज में अगर हम लगा दिए जाएं तब क्या रिजल्ट आएगा. ये कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स हम लेंगे, लेकिन कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स को हम डिस्कस करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे विद द हेल्प ऑफ द फेजर डायग्राम. तो उससे पहले हमें समरी सीखनी पड़ेगी. हमको ये तीनों रिजल्ट्स एक जगह कंबाइन करके लिखने पड़ेंगे, लर्न करने होंगे, सो दैट वी कैन डेराइव एक्सप्रेशंस फॉर करंट एंड अदर पैरामीटर्स इन केस ऑफ द कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन एन एसी सर्किट. समझ गए कंपोनेंट्स का मतलब कौन कौन से हुए, कितने कंपोनेंट डिस्कस किए हमने बच्चों, रेजिस्टेंस, कैपेसिटेंस, बेसिकली जो प्रॉपर्टीज है डिवाइस का नाम रजिस्टर, कैपेसिटर एंड इंडक्टर. और अब इनके कॉम्बिनेशन अगर हमें लेने हैं तो सबसे पहले अगर हम देखते हैं एसी सर्किट्स में, तो एसी सर्किट्स में एसी सर्किट्स फर्स्ट सर्किट इज कंटेनिंग आर ओनली. ऐसा एसी सर्किट जिसमें क्या लगा हुआ है, केवल प्योर रेजिस्टेंस लगा हुआ है. तो उसमें देखिए क्या क्या इक्वेशंस हमारी आई थी आर के लिए. आर के लिए हमारी इक्वेशंस आई थी सबसे पहले, ये आपका प्योर रेजिस्टेंस था आर, और ये हमने लगाया था ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ. तो बच्चों ईएमएफ कितना था इसमें, ऑल्टरनेटिंग सोर्स ऑफ ईएमएफ E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. और इसमें करंट की इक्वेशन आई थी I इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, और आई नॉट कितना था बच्चों, दैट इज ई नॉट अपॉन आर. और रिजल्ट ये था इसमें E एंड I आर इन सेम फेज, देयर इज नो फेज डिफरेंस बिटवीन दीज टू. और इसका जो ग्राफ बनाया था, अगर हम सिंपल ग्राफ बनाए, ई आर ले लीजिए और ये क्या ले लीजिए, आई ले लीजिए. ये सिंपल वाला डायग्राम हमने बना दिया, फेजर डायग्राम हमने बना दिया. ई आर मीन्स वोल्टेज अक्रॉस आर, और ये क्या है, इसमें करंट है. समटाइम्स वी से ई आर और वी आर कुछ भी आप लिख सकते हैं. अगर आप वी के टर्म्स में भी लिखना चाहें, पोटेंशियल डिफरेंस का भी सिंबल होता है, ईएमएफ के लिए सिंबल ई होता है. तो रेजिस्टेंस के क्रॉस ये वोल्टेज और ये करंट बोथ आर इन द सेम डायरेक्शन. सो अपोज करने वाला कंपोनेंट कौन सा है, रेजिस्टेंस इटसेल्फ. फेज डिफरेंस कितना है, 0 है. किसमें, बिटवीन वोल्टेज एंड करंट. दिस सर्किट नंबर 1, ये हमें लर्न होना चाहिए. तो हम समरी लिख रहे हैं तीनों सर्किट्स की. सेकंड इज कंटेनिंग एल ओनली. ऐसा सर्किट जिसमें केवल प्योर इंडक्टर है, और हमने डिटेल में बताया था प्योर इंडक्टर का मतलब होता है जिसका रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल हो, वो प्योर इंडक्टर होता है. और ऑल्टरनेटिंग ईएमएफ का जो सोर्स होगा, दैट विल बी E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी. इक्वेशन नंबर ओके. और इसमें हमने बताया था कि कैसे माइनस एल डी आई बाई डी टी सर्किट में बनता है. और इसमें ऑल्टरनेटिंग करंट की जो एक्सप्रेशन आई थी वो आई थी हमारी आई नॉट साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई. ये एक्सप्रेशन हमारी आई थी. और हमने यहां से कहा था वेयर आई नॉट इज इक्वल टू ई नॉट अपॉन एक्स एल और ई नॉट अपॉन ओमेगा एल और ई नॉट अपॉन 2 पाई न्यू एल. एंड दिस एक्सएल इज कॉल्ड, इसका नाम हमने किया था, क्या था, इंडक्टिव रिएक्टेंस. और आर का नाम क्या था बच्चों यहां पर, वेयर आर क्या था इसमें, रेजिस्टेंस. रजिस्टर आर इटसेल्फ इज रजिस्टर, इज इंडक्टिव रिएक्टेंस. और क्या था इसमें फेज डिफरेंस, वोल्टेज लीड्स करंट बाय फेज
फेज एंगल, कितना फेज एंगल, π/2। इसमें वोल्टेज करंट को लीड करता है, कितना लीड करता है, π/2 लीड करता है। वोल्टेज करंट से आगे है, ये करंट वोल्टेज से पीछे है, तो हम वोल्टेज की टर्म्स में बात कर रहे हैं। और अगर हम फेजर डायग्राम बनाएं इसका, दिस इज फेजर डायग्राम, फेजर डायग्राम सिंपल वाला बना देते हैं। ये करंट की डायरेक्शन सब में सेम रखो, करंट से कंपेयर करो वोल्टेज को, एंड दिस इज VL और EL जो भी आप लिखना चाहें। और ये एंगल कितना हो गया, π/2 हो गया, ये π/2 का एंगल हो गया बच्चों। और ये क्या हो गया, I हो गया, इसमें ये रिप्रेजेंट हो गया। तो देखिए इसमें वोल्टेज करंट को क्या करता है, लीड करता था। इसमें वोल्टेज और करंट कैसे हैं, सेम फेज में। कौन सा डायग्राम बनाया हमने, फेजर डायग्राम बनाया, ये फेजर डायग्राम बनाया। तो इसमें अपोजिंग कंपोनेंट कौन है, R है। इसमें अपोजिंग कंपोनेंट कौन सा है, XL है। R का नाम क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस। व्हाट इज XL, दैट इज इंडक्टिव रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस। हमने बताया इसका इंडक्टिव रिएक्टेंस नाम क्यों रखा गया, और इसकी वैल्यू है ओमेगा L। करंट कितना होगा, E0/XL। फेज डिफरेंस कितना होगा, π/2 का। कौन लीड लेगा, वोल्टेज। कौन पीछे होगा, करंट। हार्मोनी नहीं है दोनों में, हार्मोनी डिस्टर्ब हो गई है बिटवीन वोल्टेज एंड करंट, और ये आपका फेजर डायग्राम हो गया। कम टू थर्ड, सी ओनली। सी ओनली में क्या होता है, देखो ये कैपेसिटर हो गया, E इक्वल टू क्या है, E0 sin ओमेगा t। क्या है, व्हाट इज दिस, दिस इज ऑल्टरनेटिंग EMF जो सोर्स का लगाया। अब बताइए इसमें करंट कितना आया हमारा, ऑल्टरनेटिंग करंट आया था I इक्वल टू I0 sin ओमेगा t प्लस π/2। ठीक है, I0 कितना था जिसमें, I0 की वैल्यू थी E0/XC, वेयर XC की वैल्यू कितनी है, 1/ओमेगा c। ओमेगा किसके इक्वल है, 2π/c। व्हाट इज द नेम ऑफ XC, इसका नाम हमने लिखा है कैपेसिटिव रिएक्टेंस, कैपेसिटिव रिएक्टेंस। ठीक है, और इसमें कौन लीड करता है, इसमें कहेंगे वोल्टेज, कौन से वाला है, AC वोल्टेज, लैग्स बिहाइंड करंट बाय फेज एंगल π/2। ओके, एंड फेजर डायग्राम इज, इट इज फेजर डायग्राम। और फेजर डायग्राम में ये आपका करंट लेंगे तो ये क्या बनेगा, वोल्टेज बनेगा। दिस इज VC और EC जो भी आप लिखना चाहें, और ये एंगल π/2। और इसमें वोल्टेज क्या करता है, लैग बिहाइंड होता है। किसके लैग बिहाइंड होता है, करंट से। करंट से पीछे है वोल्टेज, तो ये बच्चों दिस इज द समरी ऑफ ऑल दीज 3 सर्किट्स। Till now we have discussed 3 circuits in case of AC. Since we want to discuss the combination of these components in an AC circuit, components I have already spoken in case of R, L and, in case of R and C, in case of L and C, and in case of R, L and C. ये combinations हमें discuss कर रहे हैं। इन combinations को with the help of the phasor diagrams and the values written on the board, we are going to discuss the expression for current, voltage, etc., etc. in all 3 cases. So this is the summary of circuit number 1, circuit number 2, and circuit number 3. इसमें दोनों same phase में, in this case voltage leads current π/2, in this case voltage lags behind current by π/2. ठीक है, देखिए फिजिक्स जो होता है बच्चों नेचुरल फिनोमिनन है, नेचुरल थिंग्स की स्टडी के लिए काम आता है, और बहुत सारी नेचर की जो चीजें हैं वो यहाँ इंप्लीमेंट हो जाती है। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम जो सोसाइटी का नॉर्म्स है वो भी इंप्लीमेंट हो जाते हैं। जो नेचुरल चीजें, सोसाइटी में भी बहुत सारी चीजें हम नेचुरल बनाते हैं। अब देखिए हम एग्जाम्पल देते हैं जो हमें रिलेट करने के लिए हम चाहते हैं कि वोल्टेज करंट को कैसे हम डिस्क्राइब करें। एंशिएंट पीरियड में, पुराने टाइम में, कुछ टाइम पहले कुछ ऐसे सोशल का एक ऐसा ग्रुप होता था, कुछ तबके ऐसे होते थे ग्रुप सोसाइटी में कि जिनको आगे बढ़ने के चांसेस नहीं मिलते थे, वो पीछे रह जाते थे, वो तबके पीछे रह जाते थे एज कम्पेयर टू अदर्स। ठीक है, तो जो आगे थे वो पीछे रह जाते थे पास्ट में। कुछ आज की सिनेरियो ऐसा आ गया कि जितनी भी आपके कहीं भी जाइए इक्वल अपॉर्चुनिटीज है, किसी को भी अपने आप को शो करना है, साइंटिस्ट बनना है, IAS बनना है, किसी भी फील्ड में जाना है, टैलेंट दिखाना है, प्राइवेट सेक्टर में जाना है, सर्विस सेक्टर में जाना है, किसी में भी जाना है, ऑल आर हैविंग द इक्वल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, बराबर की अपॉर्चुनिटी होती थी। और मे बी जो पीछे वाला तबका जिसको पीछे छूट गया था, जिसको वो इक्वल अपॉर्चुनिटी नहीं मिली थी, इन फ्यूचर दैट पर्टिकुलर ग्रुप इज गोइंग टू लीड अगेन। तो देखिए दोनों में डिफरेंस आया कि नहीं। चलिए हम एग्जांपल लेते हैं, गर्ल्स और बॉयज का एग्जांपल लेते हैं, अपने कंट्री का एग्जांपल लेते हैं। पास्ट में, प्रेजेंट में क्या है, गर्ल्स एंड बॉयज बोथ आर रनिंग साइमल्टेनियसली। ठीक है, हर जगह इक्वल अपॉर्चुनिटी सबको दे रहे हैं, कोई डिफरेंस नहीं है, सब बहुत अच्छा चल रहा है। तो यहाँ भी तो ऐसा हो सकता है, वोल्टेज एंड करंट बोथ आर रनिंग साइमल्टेनियसली। देखो सेम फेज है कि नहीं, इसी तरह से दोनों जो है सेम फेज में चल रहे हैं।
गर्ल्स के लिए क्या होता था, जरा पिछले टाइम में जाइए, 50 साल पहले, 100 साल पहले पीछे हट जाइए, द बॉयज हैविंग मोर अपॉर्चुनिटीज एज कंपेयर टू द गर्ल्स, दैट्स व्हाई बॉयज वर लीडिंग इन मोस्ट ऑफ द फील्ड देन द गर्ल्स। उन्हें अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, तो वो कौन से वाला हो गया, बॉयज पीछे हो गए। तो देखो इसमें भी वोल्टेज और करंट के बीच का फेज गैप होगा कि, और फ्यूचर उल्टा हो सकता है। फ्यूचर कैसा हो सकता है, जब गर्ल्स को जो अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी, आज गर्ल्स साइमल्टेनियसली रन कर रही है। इन फ्यूचर इफ द गर्ल्स आर गोइंग टू लीड द बॉय, देन अगेन देयर इज अ फेज डिफरेंस। तो जो एक ग्रुप देखो इसी में आ जाएगा। नाउ करंट इज गोइंग टू लीड द वोल्टेज, बताओ इस नेचर से मैच कर गया कि नहीं। तो ये वाली नेचर कौन से वाली है, जिसमें सेम फेज में है, जो प्रेजेंट सिनेरियो है। इस वाले में कौन सा है, इसमें जो पीछे था वोल्टेज से करंट पीछे था, और इस वाले में करंट वोल्टेज से कहाँ निकल जाएगा, आगे निकल जाएगा। तो बताइए सोसाइटी में भी ये नॉर्म्स फुलफिल हो रहा है कि नहीं। तो इस तरीके से बच्चों इस एग्जांपल को देने का हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि जिससे कि आप वोल्टेज और करंट के बीच के फेज रिलेशन को अच्छी तरह समझ सकें कि दोनों सेम फेज में किस कंपोनेंट में होते हैं, कौन सा कंपोनेंट कब लीड करता है और कब लैग बिहाइंड है और कितना करता है। तो बच्चों ये सारे पैरामीटर्स अगर हम लर्न कर लेते हैं तो उसके बाद आगे के जितने सर्किट्स हम ग्रुप वाले लेंगे उनको समझना काफी आसान हो जाएगा, काफी इजी हो जाएगा। तो पहले हम ये सारी चीजें समझ लेते हैं, इनको लर्न कर लेते हैं, और उसके बाद हम कॉम्बिनेशन वाले सर्किट्स स्टार्ट करेंगे। सो विल स्टार्ट द ग्रुपिंग और कॉम्बिनेशन ऑफ दीज कंपोनेंट्स इन एसी सर्किट, बट ऑन नेक्स्ट टर्म, अगले लेक्चर में हम इसको डिस्कस करेंगे, डिस्क्राइब